हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आराध्यांश ट्यूटोरियल हब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एनएसएस स्पेशल में आज हम विज्ञान विषय के पार्ट 5 में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, असमतल भूमि पर फसलों की सिंचाई करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है ड्रिप तंत्र, छिड़काव, डीजल पंप या रहट। तो बच्चों, असमतल भूमि पर अगर सिंचाई करनी है तो उसके लिए हमें छिड़काव विधि का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे बेस्ट यही ऑप्शन रहेगा। कृषि को नुकसान पहुंचाने वाले प्राकृतिक प्रकोप हैं बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि। बच्चों, ये तीनों ही कृषि को, खेती को नुकसान पहुंचाने वाले प्राकृतिक प्रकोप हैं। उत्तर होगा इसमें ऑप्शन द। आप अपने विद्यालय में रसोई घर के कचरे का निपटान किस प्रकार करेंगे? ऑप्शन हैं, नाली में बहाकर, समीप के किसी खेत में डालकर, रसोई घर में ही छोड़कर, या फिर विद्यालय के किसी कोने में एक गड्ढे में खाद बनाने के लिए डालकर। बच्चों, पहले तीन ऑप्शन आप पढ़कर ही समझ जाएंगे कि ये तो हम करना हमारे लिए बिल्कुल गलत है। जैसे हम नाली में बहाएंगे तो कचरे को, तो ये गलत बात है, या किसी और के खेत में डालना ये भी एक अच्छी बात नहीं है, और रसोई घर में ही छोड़ देंगे तो ये भी बैड मैनर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? विद्यालय के किसी कोने में एक गड्ढे को खोदना पड़ेगा और वहाँ पर हमें जो है रसोई घर के कचरे को डालना पड़ेगा ताकि वो खाद में बदल जाए। उत्तर होगा इसमें द। वर्मी कंपोस्ट बनाने में कौन सा जीव सहायक है? बच्चों, आप जानते हैं केचुए, जिसे हम किसान का मित्र कहते हैं, और ये वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे अच्छा जीव है। ठीक है, आगे देखो। आप हरे रंग के डस्टबिन में कौन सा कचरा डालेंगे? घर के टूटे फूटे कांच व धातु के सामान, घर का बचा हुआ खाना, सूखे फल सब्जी, गंदी प्लास्टिक की बोतलें व पॉलीथीन, या उपरोक्त सभी। बच्चों, हरे रंग के डस्टबिन में हमेशा घर का बचा हुआ खाना, सूखे फल सब्जी, ये पदार्थ ही डाले जाएंगे। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि यदि डस्टबिन हरे रंग का है तो उसके अंदर हम डालेंगे ऐसे पदार्थ जो कि बायोडिग्रेडेबल हैं, यानी कि जिनका जैव निम्नीकरण हो सकता है। क्या हो सकता है? जैव निम्नीकरण हरे डस्टबिन के अंदर। ठीक है, और ब्लू रंग का अगर हम डस्टबिन लेते हैं, ठीक है बच्चों, इसके अंदर हम क्या डालेंगे? इसमें डालेंगे हम प्लास्टिक या फिर धातुएं। धातु से बना हुआ कचरा या फिर जो प्लास्टिक है वो ब्लू डस्टबिन में डाला जाएगा, और ग्रीन जो होगा हरे रंग का डस्टबिन, इसमें हम जैव निम्नीकरण वाले पदार्थ जैसे कि घर का बचा हुआ खाना, रसोई से जो भी चीज़ निकल रही है बच्चों रसोई घर से, वो सारी की सारी कहाँ जाएगी? हरे डस्टबिन में जाएगी। इसके अलावा जो रेड कलर का डस्टबिन होता है बच्चों, ये ज़्यादातर हमें अस्पतालों में देखने को मिलेगा, जिसके अंदर बायोमेडिकल वेस्ट, यानी जिसके अंदर रुई है, खराब रुई है ना, यूज़ में लाई हुई, या पट्टियां हैं, बैंडेज है, तो किस में डाली जाएगी? इस रेड डस्टबिन के अंदर डाली जाएगी। और जो ब्लैक डस्टबिन होता है, ब्लैक डस्टबिन का उपयोग किया जाता है ई वेस्ट के लिए। ई वेस्ट क्या हो गया? यानी जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी कचरा है, ठीक है, वो सब जाता है ई वेस्ट में। तो ये 3-4 तरह के आपको मैंने बता दिए हैं डस्टबिन, जिनको आप याद रख सकते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, सांप किसान का मित्र है, इस कथन हेतु उपयुक्त तर्क है। ऑप्शंस देखें। वह खेत की रखवाली करता है, चूहे को खाकर फसल को हानि से रोकता है, सांप की पूजा की जाती है, या उपयुक्त सभी। खेत की रखवाली करता है बच्चों, ये तो गलत बात है कि भाई सांप खेत की रखवाली करे, और सांप की पूजा की जाती है, इसका भी कोई तर्क नहीं है कि वो किसान का मित्र है। किसान का मित्र क्यों है? क्योंकि ये चूहों को खा जाता है, और चूहे जो कि फसल को हानि पहुंचाते हैं। इसलिए सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ब। 127वां प्रश्न है, बिजली की खपत को कम करने के लिए अपने घरों में किसका उपयोग करेंगे? बच्चों, यहाँ आप उपयोग करेंगे एलईडी बल्बों का। ठीक है, एलईडी बल्ब है या ट्यूबलाइट है, उनका प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह कम एनर्जी, कम ऊर्जा लेती हैं और आपको प्रकाश भरपूर मिलता है। ठीक है, इसका उपयोग करेंगे हम
एलईडी का। अगला प्रश्न देखो बच्चों, प्राचीन काल से ही हमारी भारतीय संस्कृति में प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखते हुए इनके संरक्षण को प्रमुखता दी गई है। इस कथन की पुष्टि में सही तर्क है। ऑप्शंस देखो, चींटियों को आटे का चूर्ण डालना, गाय व कुत्ते को रोटी खिलाना, पक्षियों को दाना डालना, उपयुक्त सभी। बच्चों इसमें आएगा उपयुक्त सभी। चींटियों को आटा डालने का या गाय कुत्ते को रोटी खिलाने का, पक्षियों को दाना डालने के पीछे क्या मकसद था? इसके पीछे यही मकसद है कि ये जो प्राणी हैं, ये जो जीव हैं, इनके प्रति दया भाव रखी जाए और उनको संरक्षण मिल सके। और पौधों के केस में भी बच्चों यही बात है कि हम बरगद की पूजा करते हैं, पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, या और भी जो ऐसे पौधे हैं, तो उनको उसके पीछे क्या मकसद था कि हम उनका संरक्षण करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम पौधों का उनका पौधारोपण करें उनको, ठीक है, उनकी संख्या बढ़ाएं कि वो हमारे पर्यावरण के लिए क्या है, अच्छा काम करते हैं, ऑक्सीजन जो है बना रहे हैं वो, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वच्छता अभियान के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर क्या प्रयास किए जाते हैं? ऑप्शंस देखें, स्वच्छता विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता, गांव में रैलियां निकालकर जन चेतना, विद्यालय के कचरे का उचित निपटारा, उपयुक्त सभी। तो बच्चों यहाँ पर हमें सारी एक्टिविटीज करनी होंगी, ठीक है। विद्यालय स्तर पर ये सभी काम किए जाते हैं। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत हम पोस्टर प्रतियोगिता भी करते हैं, गांव में रैलियां भी निकालते हैं और विद्यालय के कचरे का उचित प्रबंधन भी हम करते हैं। अगला प्रश्न है, नियत चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ क्या होगा? चाल कैसी है बच्चों? नियत है, कांस्टेंट चाल से एक वस्तु गतिशील है, तो उसके लिए ग्राफ यहाँ पर कौन सा होगा बच्चों? यहाँ पर जो ग्राफ होगा वो होगा अ नंबर का, ठीक है। एक सरल रेखा में ग्राफ होगा और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि आप किसी भी समय पर, ठीक है, ये जैसे कि जो समय की एक्स पर जो समय दिया हुआ है, आप किसी भी समय पर अगर हम दूरी को चेक करेंगे और उसके बाद दूरी और समय का हम अनुपात निकालेंगे तो वो क्या आएगा? हमेशा एक जैसा आएगा। और दूरी और समय का अनुपात क्या कहलाता है? चाल। चाल बराबर दूरी बटा समय। हर जगह पर वो क्या होगा? बराबर होगा, नियत होगा। इसका सही ग्राफ क्या होगा? अ नंबर का। इसको आप याद रखेंगे बच्चों। अगला प्रश्न देखो, कौन सा ग्राफ वस्तु की स्थिरता को दर्शाता है? अब यहाँ वस्तु स्थिर है, यानी उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी चाल है, वो कैसी है? शून्य है। तो ऐसा ग्राफ कौन सा है बच्चों? यहाँ द नंबर का जो ऑप्शन है ये सही है, क्योंकि हम देखें कि किसी भी क्षण पर हम देखें, ठीक है, उस समय पर जो दूरी है वो कैसी है? बिल्कुल बराबर है। यानी ये दूरी को आप मान लें, इसको आप कोई भी पॉइंट दे दें कि 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो आप देखें कि हर क्षण पर ही ये दूरी कैसी है? नियत है, बराबर है। तो ऐसा कब होगा? जब वस्तु रुकी हुई है, स्थिर है, उसमें कोई गति नहीं है। अगला प्रश्न देखो, रमेश अपने मित्र को यह कहकर भ्रमित करता है कि वह जादू से पानी में आग लगा सकता है। देखो, पानी में आग लगा रहा है जादू से, पर उसका मित्र उसके इस जादू को नहीं मानता, क्योंकि उसे पता है कि, ऑप्शंस देखें, पानी में गंधक डालने से आग लगती है, या पानी में सोडियम का टुकड़ा डालने से आग लगती है, पानी में आग लगना संभव नहीं है, या पानी में जलती हुई माचिस की तीली डालने से आग लग जाती है। बच्चों आप अच्छे से जानते हैं, आप पढ़ भी चुके हैं कि जो सोडियम धातु है बहुत ही क्रियाशील धातु है, ये पानी में डालने से ये आग पकड़ लेती है। इवन इसको आप खुला हुआ छोड़ दें और वातावरण में नमी है तो भी ये जल उठता है। इसलिए क्या करते हैं इसे? केरोसिन के तेल में, ठीक है, मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है सोडियम धातु को, वरना पानी में तो ये आग पकड़ लेता है। अगला प्रश्न देखो, पाचन तंत्र को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए भोजन करने के पश्चात निम्न में से कौन सा योगासन करना उचित रहेगा? कौन कौन से हैं बच्चों ऑप्शन में? शवासन, वज्रासन, शीर्षासन या भुजंगासन। तो बच्चों यहाँ पर भोजन करने के बाद वज्रासन करने से जो है पाचन तंत्र सुदृढ़ बना देता है, अच्छा बना देता है, पाचन क्रिया अच्छे से होती है। वज्रासन कैसे करते हैं इसकी मुद्रा को आप देख लें चित्र में, ठीक है। इस प्रकार पैरों के बल बैठा जाता है, ठीक है, हाथों को स्ट्रेट रखे आगे घुटनों पर रखा जाता है, कमर बिल्कुल सीधी रहती है, तो ये वज्रासन है।
ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सबसे अच्छा कोयला होता है जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो, जिसमें कार्बन की मात्रा कम हो, जिसमें कार्बन ही ना हो, इनमें से कोई नहीं। बच्चों, आप जानते हैं कि जब भी हम लकड़ी, कोयला या कोई भी पदार्थ काम में लेते हैं दहन के लिए, जलाने के लिए, तो उन सभी में जो दहन होता है वो किसका होता है? वो होता है कार्बन का। ठीक है, किसका दहन होता है? कार्बन का, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। अगर कार्बन ही नहीं होगा तो जलेगा क्या और क्या ऊर्जा मिलेगी? ऐसे ऑप्शंस को तो हम देखते ही समझ जाएंगे कि ये तो संभव नहीं है। और कार्बन की मात्रा कम होगी तो क्या होगा? अच्छा नहीं माना जाएगा उस कोयले को। जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होगी वही कोयला सबसे अच्छा होगा। और आप जानते हैं सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट, जिसमें लगभग 90% तक कार्बन होता है। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान रखेंगे, कोई भी चीज ईंधन के लिए अच्छा कब माना जाएगा? जब उसमें कार्बन की सबसे ज्यादा मात्रा होगी। अगला प्रश्न है, अच्छे ईंधन के लक्षण हैं। अधिक ऊष्मा देना, अधिक धुआं देना, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना या कम ऊष्मा देना। बच्चों, ऊष्मा कम देगा तो हमारा काम ही अच्छे से नहीं होगा। जो जो भी चीज़ हम पकाएंगे, है ना, ईंधन को हम इसलिए काम में लेते हैं। तो कम ऊष्मा देगा तो वो मतलब ही नहीं है। अधिक धुआं देगा तो भी हमें परेशानी होगी। और कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में आप जानते हैं, जहरीली गैस है। अगर ये गैस बनेगी तो भी हमारे लिए नुकसान है। हमें तो अधिक ऊष्मा चाहिए, धुआं भी कम हो और अधिक से अधिक ऊष्मा मिले, वही अच्छा ईंधन होगा। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त पदार्थ होगा स्नेहक तेल, डांबर, केरोसिन या फिर उपयुक्त सभी। बच्चों, स्नेहक तेल, डांबर, केरोसिन ये सभी पदार्थ जब पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन किया जाता है तो ये सभी पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, सोनू के प्लास्टिक की बोतल में अधिक गर्म पानी भर देने से प्लास्टिक की बोतल पिचक गई क्योंकि। ऑप्शंस देखें बच्चों, बोतल के बाहर का वायुदाब अधिक था, बोतल के अंदर का वायुदाब अधिक था, अ व ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। बच्चों, जब बोतल के अंदर गर्म पानी भरा जाता है, ठीक है, इसके अंदर जब गर्म पानी भरेंगे तो गर्म पानी से क्या होगा? गर्म पानी होगा तो उसके अंदर जो स्टीम निकलेगी, भाप निकलेगी, वो क्या करेगी? इस बोतल में इसकी जगह को घेर लेगी। और जब ये बाहर की हवा से, यानी बाहर की जो वायु है वो तो कैसी है? ठंडी है बाहर की वायु तो। और अंदर की वायु कैसी? गर्म है। तो जब अंदर की वायु गर्म है तो ये क्या होगा? ये ऊपर की ओर उठेगी, ये बाहर की ओर निकलेगी। ठीक है, यानी अंदर का जो वायु दाब होगा बोतल का, ठीक है, यहाँ का वायु दाब, ये वायु दाब कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। और बाहर का वायु दाब क्या होगा? इसकी अपेक्षा अधिक होगा। ठीक है, तो क्या होगा? ये जो बाहर की जो वायु है वायुमंडल की, वो किस ओर आएगी? इस बोतल की ओर आएगी। ठीक है, बाहर की ओर से प्रेशर लगाएगी, दाब लगाएगी। इससे क्या होगा? ये बोतल सिकुड़ जाएगी, पिचक जाएगी। यानी कि दाब कहाँ ज्यादा है? बोतल के बाहर वायु दाब ज्यादा है और अंदर कैसा है? कम है। ठीक है बच्चों, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप। अंदर तो वायु दाब कैसा होगा? कम होगा। और बाहर कैसा होगा? ज्यादा होगा वायु दाब। तो ऑप्शन के में आपको जो दे रखा है वही है कि बोतल के बाहर का वायु दाब अधिक था, इसके कारण ये बोतल पिचक गई है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखो। 10 सेंटीमीटर दूरी पर लटके दो गुब्बारों के बीच फूंक मारने पर दोनों पास आ जाते हैं। ऐसा निम्न में से किस कारण होता है? ऑप्शंस हैं, गुब्बारों के बीच आकर्षण बढ़ने के कारण, गुब्बारों के बीच वायुदाब बढ़ने के कारण, गुब्बारों के बीच वायुदाब कम होने के कारण या उपयुक्त सभी। बच्चों, जब गुब्बारों के बीच में फूंक मारी जाएगी, यानी कि इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर जब आप फूंक मारेंगे तो क्या होगा? यहाँ का जो वायुदाब है वो वायुदाब कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जो इसके आसपास का, यानी ठीक है, इस ओर का वायुदाब कैसा है? ये ज्यादा है। यहाँ का वायुदाब कैसा है? ज्यादा है। तो ये वायु क्या करेगी? कम वायुदाब की ओर जाएगी। यानी कि दोनों गुब्बारों को पास, दोनों गुब्बारे क्या जाएंगे? पास आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से भी फोर्स लगेगा, वायु का दाब लगेगा, और यहाँ से भी क्या होगा? वायु दाब लगेगा। तो दोनों गुब्बारे क्या हो जाएंगे? पास में आ जाएंगे। तो पास आने की वजह क्या है? कि इनके बीच का तो वायु दाब कम हो गया और बाहर का ज्यादा हो गया। ऑप्शन में हमें दे रखा है, स नंबर पे देखें आप, गुब्बारों के बीच का वायुदाब कम होने के
कारण, यहाँ का वायु दाब कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा फूंक मारेंगे तो। अगला प्रश्न देखो, तेज हवाएं चलने पर कच्चे घरों के पतरे उड़ जाते हैं, इसका उपयुक्त कारण है? कमरे के अंदर वायु दाब अधिक होना, छत का कमजोर होना, कमरे के अंदर वायु दाब कम होना, उपयुक्त में से कोई नहीं। बच्चों, ये देखें, ये भी वायु दाब के ऊपर ही क्वेश्चन है। अभी लगातार 2-3 प्रश्न हमने देखे हैं, सभी जगह वही चीज आ रही है। देखो बच्चों, जब तेज हवाएं चलती हैं, ठीक है, जब ये हवाएं चल रही हैं, तेज हवाएं चल रही हैं, उस समय क्या होगा? इस जगह का जो वायु दाब है वो कम होगा। कहाँ का? बाहर की ओर का वायु दाब क्या है? कम है। ये एरो वायु दाब को कम करने के लिए बताया, आप इसको गलत वे मत लेना बच्चों। यहाँ क्या होगा? वायु दाब कम। यहाँ पर तो कैसा है? वायु दाब कम है। और जो घर के अंदर है, ये घर के अंदर से तो क्या हो रहा है? यहाँ का जो वायु दाब है वो इसकी अपेक्षा क्या हो जाएगा? अंदर का वायु दाब अधिक हो जाएगा, क्योंकि बाहर तो क्या हो गया? कम हो गया, और अंदर का वायु दाब अधिक हो गया। अब अंदर का वायु दाब अधिक होगा तो क्या होगा? ये जो अंदर की जो वायु है, ये क्या करेगी? इसको ऊपर की ओर उठाने का प्रयास करेगी। यानी जो टीन शेड है ये, ठीक है, इस पर नीचे से, यानी कि कमरे के अंदर से दाब लगेगा इसको ऊपर उठने के लिए, तो ये क्या होगा? ऊपर हवा में आ जाएगा और हवा के वेग के साथ में बहकर दूर चला जाएगा। तो यहाँ पर सही कारण क्या होगा? कमरे के अंदर वायु दाब अधिक होना। ठीक है, वैसे तो हम देखें वायु दाब दोनों जगह बराबर ही होता है, अंदर बाहर, लेकिन जब हवा चल रही है तो उस केस में क्या हो जाएगा? बाहर का वायु दाब अपेक्षाकृत, यानी कि कमरे के अंदर जो घर है, घर की अपेक्षा क्या हो गया? इसका वायु दाब कम हो गया, जिसके कारण क्या होगा? नीचे की वायु जो है, घर के अंदर की जो वायु, वो पतरे को ऊपर उठाने का प्रयास करती है, इस कारण ये उड़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखो, किस उपग्रह को संचार उपग्रह के नाम से भी जाना जाता है? बच्चों, भू स्थिर उपग्रह जो होते हैं वो संचार उपग्रह होते हैं, क्योंकि ये, इनकी स्थिति क्या होती है? फिक्स रहती है। कि जिस दिशा में, जिस जगह पर इनको छोड़ा जाता है, ये वहीं रहते हैं। पृथ्वी के साथ साथ ही ये परिक्रमण करते हैं। पृथ्वी जैसे जैसे घूमेगी अपने अक्ष पर, उसी प्रकार ये ग्रह भी क्या होंगे? घूमते जाते हैं। तो उनकी जगह जो होती है हमेशा एक निश्चित जगह पर ही बनी रहती है। अगला प्रश्न है, किसी रॉकेट को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से कम वेग से ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाए तो रॉकेट किस दिशा में जाएगा? बच्चों, आप जानते हैं कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी इस वेग से, इस वेग से अधिक वेग से किसी वस्तु को फेंका जाए अंतरिक्ष की ओर, तो वो क्या होगा? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाएगी। लेकिन अगर हमने यहाँ पर देखें, आपने जो वस्तु को फेंक रहे हैं वो 11, रॉकेट को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से कम, हमने वेग इससे कम पर उसको प्रक्षेपित किया है, तो क्या होगा? यह पुनः पृथ्वी पर लौट आएगा, गुरुत्वाकर्षण को पार नहीं कर पाएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को प्रारंभ करने का श्रेय निम्न में से किस वैज्ञानिक को जाता है? विक्रम अंबालाल साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, कल्पना चावला, राकेश शर्मा। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है विक्रम अंबालाल साराभाई। इन्हीं को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न आता है, पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लगता है। निम्नलिखित में से किस उपग्रह का परिक्रमण कार्य इसके बराबर है? बच्चों, अभी हमने बात की थी प्रश्न नंबर 140 में, इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन नंबर 143 है। यहाँ भी इसका उत्तर क्या होगा? भू स्थिर उपग्रह है। ठीक है, पृथ्वी के साथ ही ये भी चक्कर लगाता है बराबर 24 घंटे में। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के किस भाग की तुलना मानव मस्तिष्क से करना उचित है? इनपुट इकाई, सीपीयू, कीबोर्ड या आउटपुट इकाई? बच्चों, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर का जो भाग है, ये मस्तिष्क के, मानव मस्तिष्क के इक्वल इसको की तुलना कर सकते हैं हम। ठीक है, पूरी कैलकुलेशन जो होती है, पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला जो पार्ट होता है वो यही होता है, यही नियंत्रण रखता है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, डॉक्टर सी.वी. रमन, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल
कलाम। तो बच्चों सही उत्तर होगा ऑप्शन अ, एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के प्रणेता हैं। याद रखेंगे, अच्छा प्रश्न है बच्चों ये। रमेश को अपने परिवार का आधार कार्ड बनवाना है, इसके लिए वह इंटरनेट की किस सेवा का उपयोग करेगा? ईमेल, ई मित्र, ई कॉमर्स या अतिरिक्त सभी। आप अच्छे से जानते हैं, आप गए भी होंगे अपने माता पिता के साथ, देखा होगा अपने आधार कार्ड के लिए ई मित्र के पास हमें जाना पड़ता है। आजकल बैंकों को दे दी है सुविधा, ठीक है, अब ई मित्र पे इजीली होता नहीं है काम, तो बैंक जाना पड़ता है, लेकिन कौन सी साइट से होगा? ये ई मित्र से ही होता है बच्चों, ठीक है। निम्न में से सोशल मीडिया एप्लीकेशन है व्हाट्सएप, हाइक, अ व ब दोनों इनमें से कोई नहीं। बच्चों यहाँ पर व्हाट्सएप और हाइक ये दोनों ही सोशल मीडिया एप्लीकेशन हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर स। हालांकि जो हाइक मैसेंजर है इसको 15 जनवरी 2021 से इसको शट डाउन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, ठीक है। बाकी ये दोनों ही क्या हैं? सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं। 148 क्वेश्चन देखो बच्चों। डॉक्टर द्वारा दूर स्थित रोगी की जांच के लिए प्रयुक्त प्रणाली है टेलीमेडिसिन, एक्सरे, ब्रॉडबैंड, प्रयुक्त सभी। टेलीमेडिसिन का उपयोग किया जाता है बच्चों जहां पर डॉक्टर दूर स्थित अपने कंप्यूटर पे ही रोगी की जांच कर लेता है, ठीक है, टेलीमेडिसिन पद्धति के द्वारा। अगला प्रश्न है बच्चों, शीतल ने ठंडी हवा खाने के लिए पंखा चलाया, उपयुक्त प्रक्रिया में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? ऑप्शन है आपके पास बच्चों, रासायनिक ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, पवन ऊर्जा। आप जानते हैं पंखा घूम रहा है, कौन सी क्रिया हो रही है इसमें? यानी यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा में जो विद्युत ऊर्जा है, तार जुड़े हुए हैं पंखे से, घूम रहा है, ठीक है, यांत्रिक काम हो रहा है, यानी कि विद्युत को किसमें बदला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है पंखे के द्वारा। अगला प्रश्न है, रामू सर्दियों में नहाने के लिए धूप में पानी गर्म करता है, ऐसा करके वो किसकी बचत करता है? ईंधन की, विद्युत की, अ व ब दोनों की, इनमें से कोई नहीं। बच्चों यहाँ पर ईंधन की बचत हो रही है और साथ ही साथ विद्युत की। अगर हम कोयला, लकड़ी जलाकर गर्म करते हैं पानी को, ठीक है बच्चों, तो भी ईंधन का जो है यूज़ हो रहा है, या फिर हम बिजली का उपयोग करें, विद्युत का उपयोग करके इमर्सन रॉड जो है निमज्जन छड़ के द्वारा या गीजर के द्वारा पानी को गर्म करते हैं, तो वहाँ क्या होगा? विद्युत का उपयोग हो रहा है। तो एक तरह से क्या हो रहा है, अगर हम धूप में पानी को गर्म करते हैं तो ईंधन की भी बचत होती है और विद्युत की भी, यानी ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का सही युग्म है। बच्चों आप जानते हैं परंपरागत स्रोत होते हैं और एक गैर परंपरागत। परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं? जो लंबे समय से उपयोग जिनका हम करते आ रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से चलन में हैं, और ये ऐसे स्रोत हैं जो कि एक समय के बाद खत्म हो सकते हैं, ठीक है। प्रदूषण भी करते हैं ये, आप जानते हैं कौन से? जीवाश्म ईंधन, लकड़ी, कोयला, ठीक है, ये सब किस में आते हैं? परंपरागत स्रोतों में। विद्युत ऊर्जा है, ये भी बच्चों बच्चों जो है परंपरागत स्रोत में आती है, काफ़ी समय से इसका उपयोग हो ही रहा है। गैर परंपरागत क्या क्या होता है? यानी जिनका कुछ समय पहले ही जिनके बारे में पहचाना गया है कि इनको भी हम स्रोत के रूप में काम में ले सकते हैं। इसके अंदर सौर ऊर्जा प्रमुख रूप से आप जानते हैं, पवन ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर अ यहाँ पर सही होगा। आपके गांव में पर्याप्त पशुधन है किंतु ईंधन का अभाव है, ऐसी स्थिति में पशुधन का उपयोग ईंधन की कमी को दूर करने में किस प्रकार करेंगे? कंडों को ईंधन के रूप में उपयोग करके? नहीं बच्चों, ये तो क्या होगा? प्रदूषण का कारक बनेगा अगर कंडों को जलाएंगे तो। गोबर से बायोगैस बनाकर, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर आता है सामे अ व ब दोनों, तो ये तो सही नहीं है ना। बायोगैस बनाकर क्या होगा? प्रदूषण को रोक सकते हैं हम, लेकिन कंडों को डायरेक्ट ही हम काम में लेंगे तो क्या होगा? प्रदूषण की वजह बन जाएगा। अगला प्रश्न है, टॉर्च के जलने में ऊर्जा रूपांतरण होता है। बच्चों जानते हैं टॉर्च के अंदर सेल होते हैं, सेल के अंदर कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। और इस रासायनिक ऊर्जा का उपयोग किस में करते हैं? टॉर्च में प्रकाश उत्पन्न होता है, यानी प्रकाश ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जा रहा है टॉर्च के अंदर। अगला प्रश्न है, बांध का पानी, फिर बहता पानी, विद्युत जनित और विद्युत बल्ब, ठीक है। आपको एक रेखा चित्र दिया गया है ऊर्जा रूपांतरण का, और आपको बताना है कि इसमें कौन सा रूप है ऊर्जा का
ऊर्जा परिवर्तन रूपांतरण का इसमें कौन सा रूप दिया गया? बच्चों, बांध का जो पानी है वो कैसा है? स्थिर है, रुका हुआ है। तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। जब उस एक बांध के गेट को खोला जाता है, पानी को बहाया जाता है, तो उस बहते पानी में कौन सी अब ऊर्जा आ जाएगी? गतिज ऊर्जा, यानी स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाएगी? अब गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। फिर इससे क्या होगा? विद्युत जनित चलेगा। ठीक है, तो विद्युत जनित के द्वारा क्या उत्पन्न होगा? विद्युत ऊर्जा बनेगी। और उसके बाद क्या हो रहा है? विद्युत बल्ब, बल्ब से क्या बनेगा? प्रकाश। यानी ऑप्शन नंबर अ यहाँ पर सही हो। अगला प्रश्न है, अंकित एक पक्षी पर गुलेल से पत्थर का निशाना लगाने के लिए गुलेल खींचता है। इस प्रक्रिया में पत्थर में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? बच्चों, जब गुलेल में पत्थर को रखकर खींचा जाता है तो उस समय उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि उस समय वो पत्थर कैसा है? स्थिर है। ठीक है, संचित ऊर्जा उसमें कौन सी है? स्थितिज ऊर्जा होगी। एक कुम्हार चौक को घुमाकर दीपक बनाता है, उसका चौक में किस प्रकार की गति करता है? देखो बच्चों, चाक के अंदर घूर्णन गति होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है? एक अक्ष पर ही वो चक्री की तरह घूमता है चौक, जिस पर रख के वो मटके को तैयार करता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या आएगा सही उत्तर? घूर्णन गति। सरल मशीन का उदाहरण है। बच्चों, पेच यहाँ पर सरल मशीन है, क्योंकि आप जानते हैं साइकिल और सिलाई मशीन ये जटिल मशीनें हैं, क्योंकि इनके अंदर कई सारे कल पुर्जों का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, गतिशील वस्तु का उदाहरण है। टेबल पर रखी किताब। बच्चों, जब ये किताब रखी हुई है तो ये स्थिर है। ठीक है, पार्क में खड़ी कार भी यहाँ खड़ी हुई है, रुकी हुई है, ये भी स्थिर है। विद्यालय में लटकी घंटी, घंटी लटकी हुई, ये भी स्थिर है। उड़ती हुई पतंग, ये गतिशील है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखो, आपके विद्यालय से घर जाते समय अचानक मौसम खराब होने से तड़ित झंझावात की स्थिति बन जाती है, ऐसे में आप बचाव कैसे करेंगे? किसी बड़े पेड़ के नीचे आश्रय लेंगे? बच्चों, तो गलत है, पेड़ आपके ऊपर गिर भी सकता है। खुले स्थान पर जाकर खड़े हो जाएंगे, ये भी सही नहीं है बच्चों। जमीन पर लेट जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? किसी बंद भवन में शरण लेंगे। ठीक है, वहीं हम बच सकते हैं। लास्ट प्रश्न है बच्चों, मक्की की फसल को खोदते समय खेत में रामू के पिताजी को सांप ने काट लिया। ऐसी परिस्थिति में आप रामू को क्या करने की सलाह देंगे? गांव के भोपे से झाड़ा डलवाने की? कुछ भी नहीं होगा बच्चों उससे। तेजा जी के मंदिर ले जाने की? नहीं। तुरंत प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल ले जाने की? ये बिल्कुल सही है बच्चों। पहले तो हम प्राथमिक उपचार देंगे और देते हुए उसे अस्पताल की ओर ही लेकर जाएंगे, वहीं उसका सही इलाज होगा। बच्चों, आज के 40 प्रश्न थे, आपको कैसे लगे? वीडियो आपको कैसा लगा बच्चों, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको आगे भी और अच्छे वीडियोस मिलेंगे, अच्छी नॉलेज आपको दी जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चों।